नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैपिंग डिस्ट्रेस। अभी जो लेबर फोर्स सर्वे डेटा रिलीज़ हुआ है जिसमें 2019 एंड 2020 के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और साथ में जो हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज जहाँ पर पेमेंट नहीं मिलती है वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा करने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा आर्टिकल हम देखने वाले द हैवियर हैंड। अभी मध्य प्रदेश में एक्साइज लॉ में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, तो बोलो उसके चलते हैं, ऐसे कानूनों के चलते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या वल्नरेबल सेक्शन है उसको ज़्यादा परेशानी होती है। जानेंगे मुद्दे को पूरा डिटेल में। इसके अलावा हम ध्यान देने वाले द पार्टी वांट्स इट्स पीपल बैक। इसमें बताया जा रहा है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेसिस जितनी भी कंपनीज़ हैं उन पर लगाम लगाने की शुरुआत कर दी है, जबकि जस्ट ऑपोजिट देखा जाए तो इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रही है एजुकेशन में। तो दोनों में एक थोड़ा सा चेंज, नंबर वन। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है दैट इज़ कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा क्यों किया वो जानेंगे। बाकी जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उन पर एक बार नज़र डालेंगे, समरी दे दूंगा मैं आपको लास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है मैपिंग डिस्ट्रेस। अभी देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 का डेटा रिलीज़ हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच के पीरियड की अगर बात करें तो एक तो इकोनॉमिक स्लोडाउन लगातार रहा जो कि कोविड से पहले तो था ही, पर कोविड ने इसको और ज़्यादा एग्जर्वेट कर दिया और ज़्यादा इसको बुरा कर दिया। और इसमें आपको पता ही है कोविड में नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया था, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होने के चलते पेंडेमिक को रोकना था, पर उसकी वजह से इकोनॉमी को जितना लॉस हुआ उससे अभी भी हमारी इकोनॉमी प्रॉपर्ली उभर नहीं पा रही है। तो सर्वे का डेटा ये कहता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो पिछले एक दशक में एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन कर रहा था, पर वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आप देखो कि एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए यहाँ पर तो एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कि अगर बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए तो उस टाइम पे आपके पास में जॉब के क्या ऑप्शन बचते हैं, तो जी गाँव में चले जाओ और खेतों में नौकरी करने लग जाओ। तो ये एक तरीके का स्ट्रेस का माहौल एक्सपोज होकर के आ रहा है कि वाकई में कितना डिस्ट्रेस है अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सेम चीज़ अगर देखें विमेन लेबर पार्टिसिपेशन अगर देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन पार्टिसिपेशन थोड़ा सा राइज होता हुआ दिखाई दिया, पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो ये सिल्वर लाइन है कि जी विमेन लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया, पर सवाल ये है कि अनपेड फैमिली वर्क्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ज़्यादा, जो कि उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर के आया और साथ में उनके लिए ज़्यादा एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस लाने का स्कोप कम दिखाई देता है। तो ऐसे में ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये वाकई में चिंता के कारण हैं। तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा है, पीएलएफएस डेटा, ये शो क्या करता है, एग्रीकल्चर में जहां पर 2018-19 में लेबर फोर्स का टोटल लेबर फोर्स का 42.5% एंगेज था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, वो राइज होकर के 45.6% तक पहुंच गया। कब? 2019-20 के इस डेटा के बेसिस पे अगर देखें, दैट मीन्स कि पिछले एक दशक में जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा था लेबर फोर्स का एग्रीकल्चर में एंगेजमेंट, वो रिवर्स हो गया। एक तो ये, इसके अलावा ये डेटा शो क्या करता है कि जी एग्रीकल्चर में लेबर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो देखो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया था 2004-05 से। उस टाइम से लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की तरफ बढ़ते चले गए। बट आपको पता ही है कि सारा का सारा माहौल अभी बिगड़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड लॉकडाउन इम्पोजिशन। तो आप देखो कि लेबर्स जो हैं वो सिटीज़ को छोड़ करके अब गाँव की तरफ वापस जा चुके हैं और एग्रीकल्चर ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो कि इतने सारे वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब आप देख सकते हो कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो वो बढ़ा है, पर वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है जो हमने ऑलरेडी देखा, क्योंकि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो जिन औरतों की एज 15 साल या उससे ज़्यादा है उनका पार्टिसिपेशन 24.5% हुआ करता था 2018-19 में, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा रहा है कि जी लेबर फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। बट सवाल ये है कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, अनपेड वर्कर्स की तरह। हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज, जैसे आपकी कोई किराने की शॉप है तो उस पर काम कर रहे हैं, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। तो ओवरऑल 2019-20 में 15.9%
जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखी जाए वुमेन की, वो बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू 2018-19, क्योंकि उस टाइम पे 13.3% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था। बट फीमेल वर्कर्स की अगर बात करें तो ओवरऑल पीरियड में इसमें राइज देखा जाए, इस पीरियड में राइज, ठीक है, ये टोटल तो इतना पार्टिसिपेशन था ही 15.9। अब ये इंक्रीमेंट जो हुआ है 2018-19 के कंपैरिजन में 2019-20 में, वो देखो लगभग 35% रहा है। पर ये 35% इंक्रीमेंट रहने के बावजूद उनकी जो पेमेंट्स हैं, उनकी पे स्केल है, वो राइज नहीं हुई है। इसके अलावा देखो कोविड इन्फेक्शन धीरे धीरे डाउन हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो धीरे धीरे टाइट थी, वो अब धीरे धीरे लूज़ हो रही हैं। पर एक चीज़ क्लियर है कि एक तो ये यहाँ पर हमने दो ट्रेंड्स देखे, एक तो फीमेल जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है नंबर 1, एंड दैट इज सेकंड अबाउट एग्रीकल्चर में जो लेबर फोर्स का वापस से बढ़ता चले जाना, दोनों चीज़ें। और तीसरी चीज़ आ जाती है नरेगा में जॉब की रिक्वायरमेंट। तो ये सीधा का सीधा इंडिकेट देता है कि वाकई में लेबर मार्केट अंडर स्ट्रेस चल रहा है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फेलियर्स के इंडिकेशन आ रहे हैं। और अभी तक भी आप देखो एग्रीकल्चर में अगर जॉब आती है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक काम जहाँ 5 बंदे मिलके कर सकते हैं, वहीं पर अगर 10 बंदों को आपने एम्प्लॉय कर दिया, दैट मीन्स पहली चीज़ तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाती है कि आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करो तो वहाँ पर उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो या तो एडिक्वेट नहीं है जितना उनके एफर्ट्स है उसके हिसाब से, या फिर उनको कुछ पेमेंट मिल ही नहीं रहा है, बस कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो, जो भी आपका फैमिली एंटरप्राइजेज है, हाउस होल्ड एंटरप्राइज है उसमें, तो वहाँ पर उनको पेमेंट कम मिलता है, तो इसको हम बोल देंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि राइज हो गए हैं पिछले 1 साल के अंदर। ये जो पूरा डेटा हमने PLFS का देखा है, तो ये चिंता की बात है। जॉब्स क्रिएट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर क्रिएट हो भी रही है ना, तो मुश्किल ये हो रही है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा आ रही है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स ये बहुत कम हो रहा है, लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा स्विच कर लिया है, खुद के छोटे मोटे धंधे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नौकरियों से बड़ी बड़ी कंपनियों ने निकाल दिया उनको। ठीक है, तो ये ट्रेंड है, अपने आप में कंसर्निंग है, चिंता की बात है। एम्प्लॉयमेंट एंड कोविड-19, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये है पॉइंट इसका। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट अ हैवियर हैंड। आर्टिकल को लिखने वाले राइटर्स हैं यहाँ पर अदिति प्रधान और अवनेंद्र खरे। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश असेंबली ने अभी एक अमेंडमेंट पास किया है जिसमें सेक्शन 49A ये जो है इसमें चेंजेस लाए गए हैं, और नाम है उस एक्ट का मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट ऑफ 1915 का एक्ट है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। अब आप देखो इसमें क्या प्रोविज़न किए हैं कि यहाँ पर कोई भी मतलब आप कह सकते हो जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको अगर वायलेशन कहीं पे देखा जाता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि डेथ पेनल्टी दी जाए। ठीक है, मौत की सज़ा। अब आप देखो सेक्शन 49A है इस एक्ट में प्रिस्क्राइब करता है जी कि कोई लिकर मतलब शराब है, वो अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है या स्प्यूरियस है, दैट मीन्स नकली शराब है, उसको अगर कोई भी सेल करता हुआ दिखाई देता है या फिर इस एक्साइज एक्ट के तहत वो ऑफेंस है, तो उसके तहत इनको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। अब ये अपने आप में जो कैटेगरी है इस तरीके के ऑफेंस की, इसको आपने बोल दिया सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में इसको डाल दिया, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। पहली बात तो ये कि मान लो किसी ने फर्स्ट टाइम कोई गलती से कोई ये मतलब क्राइम किया है या ऑफेंस हो गया, तो उसको आप फर्स्ट टाइम पनिशमेंट दे दोगे नॉर्मल में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस आगे देखेंगे। पर अगर जैसे 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 ये एक्टिविटी रिपीट होती चली जाती है तो फिर बाद में पनिशमेंट का जो ग्रेविटी है वो भी बढ़ता चला जाता है, राइट। तो ऐसे में होता क्या है कि मंदसौर और इंदौर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर स्प्यूरियस लिकर को कंज्यूम करने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर इस पूरे एक्ट में जो ऑब्जेक्ट और ये जो रीजन है इस एक्ट का वो ये कि लोगों को इस चीज़ से रोकना कि वो इस तरीके की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो प्रोविज़न क्या है वो हमने जाना, क्यों ऐसा किया गया है वो भी हमने जाना। पर यहाँ पर जब हम इस स्टेटमेंट को, इस पूरे डिटेल को जानते हैं कि जिस एक्ट में जो आपने नए प्रोविज़न डाले हैं अमेंडमेंट करके, तो उसका फ़ायदा होगा कि नुकसान, तब थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है। देखो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट ड्रंक ऑन पावर, अ स्टडी ऑफ एक्साइज पुलिसिंग इन मध्य प्रदेश, इसमें आप ये क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिसिंग अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट
उनके द्वारा किया गया है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल रिलेट किससे हो गया? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये जाना गया कि सेक्शन 49A जो अभी आपने देखा जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें देखा जाए तो पुलिस इस एक्ट को बहुत स्पोरेडिकली यूज करती है। दैट मीन्स इरेगुलरली, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स पैटर्न देखने को मिले कि कौन से केसेस में तो सेक्शन 49A यूज होगा और कौन से पैटर्न के अंदर या कौन से ऑफेंसेस के अंदर सेक्शन 49A यूज नहीं होगा। मतलब पुलिस अपनी डिस्क्रिशन यूज करती है। इसके अलावा एक्साइज अरेस्ट ज़्यादातर जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं बेलेबल, जो बेल मिल सकती है ना, जिनमें जमानत मिल सके, तो बेलेबल सेक्शन 34 क्लॉज 1, जिसमें अब तक जितने भी एक्साइज से रिलेटेड अरेस्ट हुए हैं उनमें 47.41% केसेस तो इस सेक्शन 34 क्लॉज 1 के तहत हुए हैं, जिसमें बेल मिल जाती है। इसके अलावा दूसरे सेक्शन में है, जैसे कि सेक्शन 34 क्लॉज 2 जो कि नॉन बेलेबल है, और सेक्शन 49A जिसमें आपको पता है कि डेथ पेनल्टी तक के प्रोविजन भी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सेक्शन 34 क्लॉज 2 में केवल 6.08% केसेस ही आ रहे हैं जो एक्साइज से रिलेटेड जो भी अरेस्ट हो रहे हैं वो, और 49A के तहत केवल 0.78% केसेस ही आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि सेक्शन 34A को कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बेल मिल जाती है ना इसमें, अब बेल मिल जाएगी ना, उसी में पूरा मतलब आप क्वेश्चन राइज होते हुए देखोगे। तो इस रिपोर्ट में ये राइज होता है कि जो भी अरेस्ट किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के चलते इस एक्साइज एक्ट के तहत, वो ज़्यादातर ऑप्रेस्ड दलित कम्युनिटी से हैं, जिनके साथ में पहले बहुत अत्याचार हुआ है या फिर सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड अभी भी हैं। दूसरा, आदिवासी लोग या बहुजन कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर वहाँ पर आते हैं, या फिर विमुक्ताज कौन से हो गए? डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके लिए। तो इनमें आप देख सकते हो कंजर्स हो गए या फिर कच्छ बंदियाज हो गए। ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिनको कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत इनको परमानेंट ही क्रिमिनल कंसिडर कर दिया गया था। ठीक है, इनको क्रिमिनलाइज कर दिया था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, और अभी अरेस्ट जितना होता है इस एक्साइज एक्ट के तहत इन्हीं कम्युनिटीज से सबसे ज़्यादा अरेस्ट होते हैं। तो इसके ये सारा डेटा हमने देखा। इसके आगे बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसका नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ये कहा गया था कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई ऑफेंडर है, उसको अगर आप अरेस्ट करते हो तो उसके पीछे आप अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट करते हो कि जी अरेस्ट कर दिया और फिर उसको जमानत लेकर के आप उसको छोड़ते हो, तो आपके पास में कोई नेसेसिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए कि अरेस्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपके पास में कोई नेसेसिटी नहीं है ना, तो पुलिस को वहां पर एक दूसरे प्रोविजन का यूज करना चाहिए जिसको बोला जाता है कि आप नोटिस अपीयर कर दो, नोटिस डिक्लेयर कर दो कि भाई इस इंडिविजुअल ने ये एक्टिविटीज की है, और अगर ये रिपीट करता है ऑफेंस को तो फिर इसके खिलाफ में कोई कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। और इसके लिए मध्य प्रदेश का जो एक्साइज एक्ट है इसमें सेक्शन 41A दिया हुआ है। तो आप देखो कि जब सेक्शन 41A और इसको कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी गाइडलाइन दे रखी है कि जी आप नोटिस डिक्लेयर करो, तो आप बेलेबल ऑफेंसेस के तहत सीधा क्यों अरेस्ट करते हो? आज इस पूरे केसेस में देखा, ये जो पूरे केसेस होते हैं इनमें 1/5 जो अक्यूज्ड हैं उनको इशू किया जाता है नोटिस। मतलब 100 केसेस अगर आते हैं ना, तो उनमें से पुलिस सेक्शन 41A का यूज़ केवल और केवल 20 केसेस के लिए कर रही है। रिमेनिंग 80 केसेस के अंदर तो आप जानते हो फिर पुलिस बचे हुए दूसरे जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 34 क्लॉज 1 क्लॉज 2 सेक्शन 49A, ये ऐसे मुद्दे हो गए कि वहाँ पर पुलिस नोटिस ना दे करके सीधा उनका अरेस्ट करती है। अब आप देखो कि 90% जो FIRs हैं वो उनमें यही इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है। अब आप देखो कि एक्सेसिव अरेस्ट अगर करते हैं और आप लो लेवल ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस के बेसिस पे, मतलब कि ऐसे ऑफेंस जिनके ऊपर थोड़ी बहुत अगर अमाउंट पे कर दी जाए तो उसके बेसिस पे उनको छोड़ दिया जाता है। अरेस्ट तो कर लिया ऑफेंस के लिए, फिर थोड़ी सी बेल ली, जमानत के तौर पे थोड़ा सा अमाउंट लिया और उनको छोड़ दिया। सबसे बड़ी तो इससे क्या हो जाता है कि सेक्शन 41A जैसे प्रोविजंस को आप अंडर यूटिलाइज करते हो, जहां पर कि आप नोटिस इशू करने के प्रोविजन पहले से बने हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अरनेश कुमार की गाइडलाइन है उनको, उन गाइडलाइंस का अब्यूज है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है, बोला कि कल एक आर्टिकल भी था
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिए हुए थे पहले कि ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट्स को वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स कर देने चाहिए। पर बोला कि लगातार हमारे तरफ से ये बात बोली गई है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट्स वहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं कर रही है। तो बोला हमारी खुद की एक तरीके से एक मानहानि हो रही है कि नहीं। सेम चीज़ यहाँ पर एक और सिग्नल आ गया। अब देखो दो तरीके हो जाते हैं यहाँ पर कि कैसे बेल मिल सकती है। एक तो ये कि जो पर्सन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग ए पर्सनल बॉन्ड, जिसमें क्या हो जाएगा, जो ऑफेंडर है उससे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाए और उसमें ये लिखवा लिया जाए कि जी वो आगे इस तरीके के ऑफेंसेस को रिपीट नहीं करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि वो एक बार अपने बॉन्ड पे साइन कर देगा और अपनी खुद की जिम्मेदारी लेकर के चला जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि किसी को अरेस्ट किया तो उसको छोड़ने की बात क्या कैसे करेगी पुलिस। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई दूसरा बाहर से बंदा है, जैसे वकील आ गया, कोई एडवोकेट आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया, वो वकील को लेके आएगा और वहाँ पर फिर वो बेल के जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करके और उसको रिलीज़ करा ले जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ना, इसमें तो क्या है कि वो बंदा जो खुद ऑफेंडर है वो बॉन्ड पे साइन करेगा, तो वहाँ पर एक बार तो अप फ्रंट, मतलब उसी टाइम पर तो पैसा उनको नहीं देना पड़ता। अब यहाँ पर पहले केस में जब डायरेक्टली पैसा पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा ना, तो पहला प्रोविज़न पुलिस बहुत कम यूज़ करती है। अब ज़्यादा कौन सा यूज़ करती है? दूसरा, क्योंकि आप देखो पहले वाले तरीके से तो केवल 30% केसेस को ही हैंडल करती है पुलिस, और बचे हुए 70% जो अरेस्ट हो चुके हैं बेलेबल ऑफेंसेस के तहत, तो उनको फिर आप देखो कि कोई बंदा आता है, उनका रिलेटिव या एडवोकेट, वो 2000 से 10,000 रुपये बेल के तौर पे अमाउंट पे करता है और फिर उसको छुड़ा के लेके जाता है। अब आप देखो कि वो गरीब बंदा था जिसने ये स्प्यूरियस लिकर के इस पूरे ऑफेंस में फंस गया। अब आपने उसको ना तो नोटिस दिया, अब नोटिस ना देने के बावजूद आपने उसको अरेस्ट भी किया, तो अरेस्ट में भी उसको बॉन्ड साइन करा करके रिलीज करने की बजाय आप उस पर प्रेशर बना रहे हो कि जी जमानत देनी पड़ेगी 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक। अब ये 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुद्दा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा हैवी पड़ जाता है जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच जाती है बात। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच गई तो 10,000 रुपये कम से कम देने पड़ते हैं, और अगर हाई कोर्ट तक बात पहुंच गई तो 50,000 रुपये देने पड़ते हैं एक केस में जब बेल लेनी हो। तो ऐसे में वो पहले से गरीब आदमी है, उसको और ज़्यादा आप मार दोगे। और इसमें हमने देखा कि कौन है अक्यूज्ड है बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाला इंडिविजुअल, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं था, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज हुआ। तो पुलिस जो है मैकेनिकली इस तरीके का माहौल बना देती है, इस तरीके का सेटलमेंट से फिट कर देती है कि अक्यूज्ड की कैपेसिटी से भी बाहर उसको पेमेंट देना पड़ता है अपनी बेल लेने के लिए। तो ऐसे में ये एक कमर तोड़ने वाला सम होता है कि एक बंदा जो अपनी फैमिली को बहुत कम पैसे कमा करके कैसे जैसे मतलब आप कहते हैं ना गुजर बसर की व्यवस्था करता है, वो फिर बाद में और ज़्यादा टूट जाते हैं। और इसमें मेनली कौन है? ऑपरेस्ड कास्ट या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो इसमें यहाँ पर ये जो आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पर पुलिस यूज़ कर रही है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस अपनी तरफ से चार्जेस लगाएगी, दूसरी तरफ बेल लेने के लिए उस बंदे को लॉयर भी हायर करना पड़ेगा, और लॉयर अगर हायर करेगा तो फिर आपको पता ही है कि वो भी अपनी फ़ीस लेगा, और फिर बिचौलिए जो पुलिस वाले दूसरे और है वो भी फिर क्या करते हैं, फिरौती मांगना शुरू कर देते हैं, ब्राइब्स मांगना शुरू करते हैं। तो ऐसे में एक परिवार इंटरजनरेशनल पुअर्टी के चंगुल में फंस जाता है कि जी एक आदमी ने ऑफेंस किया, बेलेबल क्राइम में उनको अरेस्ट कर लिया, और उनको बेल देने की जब बात आई तो फिर बाद में उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए गए, और अल्टीमेटली वो बंदा फिर गरीबी में फंस गया। अब गरीबी में फंस गया तो फिर बाद में क्या होता है कि जी फिर बाद में उसकी मजबूरियां बन जाती हैं वो अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए, और फिर वो इसी तरीके के क्राइम में और इंडल्ज हो जाता है। तो ऐसे में फिर उसको टैग मिल जाता है क्या? हैबिचुअल क्रिमिनल्स। अब ये जो हैबिचुअल क्रिमिनल का टैग मिल गया, तो क्या वाकई में अभी ये जो कोई भी चेंज आपने दिए हैं सेक्शन 49A में जो आपने डेथ पेनल्टी डाली है, तो क्या वाकई में ये डेटरेंस क्रिएट करेगी? क्योंकि आपने स्टेटमेंट क्या दिया था कि हम यहाँ पर ये प्रोविज़न इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को इलीगल एक्टिविटीज़ से दूर करें। तो ये तो फेलियर हो रहा है इस तरीके से। तो मतलब ये हो गया कि आप जितनी हार्श पनिशमेंट दोगे उतना ही कम चांस है किसी भी कानून का सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होना। तो आज देखो कि जो रिकरेंट केसेस हैं, जो भी लोग
यहाँ पर मध्य प्रदेश में केसेस आ रहा है ना रिपीटेडली, वो एक ऑफेंस किया, अरेस्ट हो गया, अब दोबारा से ऑफेंस रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे में वो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं या फिर विमुक्ताज जो डीनोटिफाइड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो कि कॉलोनियल पीरियड से विमुक्त है, जिनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा है, तो उन कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर आप पेनल्टी को इन्फ्लेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो सेक्शन 49A में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नुकसान ये है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए आप स्पेस कम करते हो, उनको और ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हो। तो इसके लिए क्या किया जाए कि सोशो इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं इनको डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट के अंडर में मत लेकर के आओ। दैट मीन्स कि आप डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हो ना, तो उसके और तरीके हैं। आप पनिशमेंट इस तरीके से आप डेथ पेनल्टी की लगा दोगे तो पुलिस किसी को सेक्शन 49A के तहत क्यों अरेस्ट करेगी? वो तो फिर वही लूप होल देखेगी कि डेथ पेनल्टी जितना तो है नहीं कोई मुद्दा, इसको ये करो कि बेलेबल ऑफेंस के तहत डाल दो जेल में, अब बेल करवाने कोई ना कोई तो आएगा ही। अब 10,000 से 50,000 रुपए तक के उनके हाथ लगेंगे, वकील लेगा पैसा, और फिर बीच में फिर वो ब्राइब लेने वाले भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो गरीब था ही और गरीब हो जाएगा, और फिर उसको और मजबूरन इसी तरीके के क्राइम्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इस तरीके के लॉज अगर लाए गए ना, जैसे MP की असेंबली ने जो एक्साइज पुलिसिंग की, मतलब पुलिसिंग को और ज़्यादा डिस्क्रिशन दे दी पुलिस को, तो वो चीज़ें फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी, फिर वो अपनी मनमानी करते चले जाएंगे और इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में और ज़्यादा, अब कहते हैं ना कि हाँ, ग्रेवर होता चला जाएगा, बिगड़ता चला जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द पार्टी वांट्स इट्स प्यूपिल बैक। अब इस आर्टिकल में देखो बताया जा रहा है रोहन डिसूजा के द्वारा कि अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ऐसी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पकड़ पहले चाइना में बना चुकी थी, और वही चीज़ इंडिया में भी हमने इमर्ज होते हुए देखा अभी कोविड-19 के टाइम पे। अब आप देखो कि एक तरफ तो ये कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही आइसोलेशन में पहुंच गया, तो इसके चलते वहाँ पर मतलब हर एक कंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि लोग अपने घरों में पैक हो गए, स्टूडेंट्स अपने घरों में पैक हो गए, और सोशली डिस्टेंस्ड मैनर में अब लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो एक टाइम तो ये था कि जब 20th सेंचुरी में मॉर्निंग टाइम पे बोले स्कूल बस आती थी, स्कूल बस मिस हो जाती थी, तो बोले हमारी एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पर आज स्कूल बस मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर देगा। तो इससे क्या है कि एक तरीके से इनोवेटिव मैनर में या कुछ एनकरेजिंग एफर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब पेंडेमिक ने आपको पता ही है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसके बेसिस पे आप एजुकेशन भी चल रही है, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ जो गैप्स क्रिएट हो गए कि एक तरफ जिन लोगों के पास में इंटरनेट अवेलेबल है वो पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वो एक डेप्रिवेशन का शिकार हो गए हैं। पर अभी जो राइटर हैं वो फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज़ किया और एजुकेशन को प्रमोट करने में बहुत हद तक सक्सेस गेट की है, सक्सेस अचीव की है। तो ऐसे में जो एक आप कह सकते हैं ना कस्टमाइज्ड लर्निंग हो गई है, जिसमें आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो जी, जिसमें कंप्यूटिंग हो गई, लर्निंग एप्लीकेशन हो गई, टीचिंग एनालिटिक्स हो गए। इसमें क्या करते हैं कि एप्लीकेशन पे जैसे मैंने वीडियो डाल दिया आप अपने हिसाब से कि सर की स्पीड थोड़ी कम है तो ठीक है जी, क्या स्पीड आप 2x कर दोगे, थोड़ी सी कम करनी है तो 1.5x कर दो, सर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो 0.5x कर दो। आपके पास में वेरिएंट्स अवेलेबल है। दैट मीन्स जिस हिसाब से आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप अपने लर्निंग प्रोसेस को मॉड्यूलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जो एक ज़माना था जहाँ पर ट्रेडिशनल स्टूडेंट जो था वो टीचर के साथ में सिंक्रोनाइज्ड मैनर में अंडरस्टैंड करता था कि टीचर के साथ में चलना है, पर आज क्या है कि वीडियोस डाले हुए हैं 70-75 एक प्लेलिस्ट के अंदर, और आप जाकर के पूरे सेक्शन को रीड आउट कर लेते हो, पढ़ लेते हो और उससे अपनी बुक्स पढ़ लेते हो। तो एक आप देख सकते हो कि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का इस तरीके से यूज़ किया है कि इंटरेक्शन का एक अलग ही स्पेस बन गया है, राइट। और स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो चाइना में देखो 240 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं जो कि लगातार इसी चीज़ में फंसे पड़े हैं। और ये देखो ये जो स्पेक्ट्रम है एजुकेशन का ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब इसको दो सेक्शंस में चाइना में डिवाइड किया हुआ है, एक तो किंडरगार्टन और एक होता है प्री कॉलेज अप टू 12th क्लास। 2 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। अब इसमें आप देखो कि नेचुरल डेस्टिनेशन में अभी आप देखें
तो चेंजेस किसकी वजह से आ गया? एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेसिस जो स्टार्टअप्स हैं वो 2018 में 50% के लगभग जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुए ना, किसमें? एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, उनमें से 50% तो केवल और केवल चाइना में हुआ है। 2018 का डेटा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और पेंडेमिक ने आपको पता ही है और ज्यादा पुश दे दिया ग्लोबली, और लगभग $10 बिलियन के लगभग सिर्फ 2020 के अंदर चाइना के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आता है। अब आप देख लो कि वर्ल्ड का कितना बड़ा अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट होता है, और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। आज हमारे यहां पर अनअकैडमी, यूरिडिटस और अपग्रेड, ये तो यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी है, और बायजूस आपको पता है डेकाकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है, और डेकाकॉर्न का मतलब जिसकी वर्थ $10 बिलियन से भी ज्यादा है। आज आप देखो कि इंडिया में हम देखें तो हमारे यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है। दैट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा, वो यंग एनर्जी जिसको एक डायरेक्शन की जरूरत है, और डायरेक्शन अगर आपने दे दी यंगस्टर्स को, तो वो इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार परफॉर्म करेगी। तो इसको बोल दिया गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इंडिया वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री है। तो ऐसे में इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करने की बात हमने बहुत की, और कोविड-19 ने इस टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल पुश के बेसिस पे इस यंग एनर्जी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। तो लगभग आप देखो कि अक्टूबर 2020 आते आते इंडिया की इन टेक्नो एडटेक बोनांजा के तहत $1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट आता है। अब आप देखो कि एजुकेशन के लिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार हो गई, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जहां पर अमेजॉन जैसी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टेड फील कर रही है, और इन्वेस्ट कर चुकी है बायजूस जैसी कंपनी में। अब आप देखो कि एशिया की 2 बिगेस्ट डेमोग्राफिकली स्पीकिंग कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। यहां पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा देखने को मिला वो हमने अच्छे से समझा। पर अब बात यह आ जाती है कि जो रेड ड्रैगन है उसने डिसाइड किया है कि ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हमें थोड़ा सा पकड़ बनाने की जरूरत पड़ेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जुलाई 24 को सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस इशू की है कि जो भी प्राइवेट ट्यूटरिंग कंपनीज हैं, जो भी ये एजुटेक कंपनीज हैं, जो भी प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उनको अब से नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के तौर पे रजिस्टर किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको जो भी वो ट्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले एक रेगुलेटरी अप्रूवल दे, और रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के बाद में फिर वो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं गाइडलाइंस पे काम करेगी जिन गाइडलाइंस के बारे में उस पर्टिकुलर रेगुलेटर के द्वारा कुछ बातें बता दी गई। इसमें क्या क्या और बैन कर दिया कि कोई भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर ट्यूटरिंग करने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब कैरिकुलम जो है ही एजुकेशन से संबंधित जो बुक्स हैं, जो कंटेंट है, उसको तो पढ़ाओगे, पर उसके अलावा अगर एडिशनल आप कुछ कराना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल ही बैन कर दिया। बोला एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज केवल और केवल स्कूल्स में होगी, ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा इस चीज के लिए। तो यहां पर आ जाता है चाइना के इस रेड ड्रैगन का यू टर्न। अब देखो जी, इसके पीछे वजह क्या है, इसका फायदा नुकसान क्या है, वो देखेंगे। अब ये रेगुलेशन है, इसमें क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं वो भी देखते हैं। इसमें लिमिटेशन लगा दी गई है कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स के लिए रन नहीं करा पाएंगी, नंबर 1। दूसरा, कर्व लगा दिया टीचिंग पर कि अगर आप वीकेंड्स पे या पब्लिक हॉलीडेज पे अगर आप ट्यूशन देते हो तो उस पर भी बैन लगा दिया। केवल आप जो वीकडेज हैं उन्हीं टाइम पे, जैसे छुट्टी है या फिर सैटरडे, या फिर आप देख सकते हो सैटरडे संडे हो गया, तो उन दिनों के अंदर आप पढ़ाओगे नहीं बिल्कुल भी बच्चों को, ठीक है। ट्यूटरिंग को प्रोहिबिट कर दिया कि बच्चे जो कि 6 साल से कम उम्र के हैं उनको ट्यूशन नहीं दी जाएगी। तो ये रेगुलेशन चाइना ने अपनी तरफ से फिक्स किए हैं, जो 24 जुलाई को अभी अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस या रेगुलेशन दी गई है जो भी प्राइवेट ट्यूटरिंग कंपनीज है, ट्यूशन देने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए। अब आप देखो चाइना में यहां पे एक तो प्रॉफिट एजुकेशन की हम बात करें, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो टाइम जैसे जैसे बीता, अब चाइना में देखो 50% तक 2018 में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया ना एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म्स में, उसका 50% इन्वेस्टमेंट तो 2018 में केवल चाइना में आया। अब चाइना में अचानक से टेल स्पिन आ गया, दैट मीन्स टाइम बीतने के साथ साथ में ड्रैगन ने यू टर्न ले लिया,
और रिजल्ट ये हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से डाउन कर दिया, अपने एसेट्स थे उनको सेल करना शुरू कर दिया चाइना में। तो ओवरऑल बात क्या हो गई कि एजुकेशन और आईटी बेस्ड पे जो सिस्टम चल रहा था चाइना में वो क्या हो गया, अब डाउन हो रहा है। अभी ये जो क्रैकडाउन लगाया गया है, ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये कुछ भी रेगुलेशन अप्लाई किए गए हैं, तो इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन तो प्रॉपर नहीं है, पर हाँ बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि बोले सोशल इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई, कि जिनके पास इंटरनेट ज़्यादा है वो तो पढ़ करके बहुत आगे बढ़ गए और जिनके पास में इंटरनेट नहीं वो बेचारे बैकवर्ड रह गए। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि जो यंग चिल्ड्रन है उनको आप थोड़ा सा फ्री छोड़ो, क्योंकि होता क्या है, ट्यूशन कराने के लिए कब माँ बाप, कौन से माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों को, जो ओवर एस्पायरिंग पेरेंट्स हैं कि जी हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे को एक बच्चा है पर इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में वो जो ओवर एस्पिरेशंस है पेरेंट्स की, वो बच्चों के ऊपर वजन ना बने, एक ये प्रोविज़न बताया जा रहा है। इसलिए ये जो रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट इस तरीके से डिज़ाइन कर रही है जिससे कि माँ बाप ज़्यादा एस्पिरेशनल ना हो और साथ में फैमिली को जो साइज़ है उसको भी राइज़ किया जाए। नहीं, क्या होता है कि एजुकेशन को अगर आप देखो, एजुकेशन को अगर पब्लिक दैट मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे और सस्ते में प्रोवाइड करना शुरू कर दे और प्राइवेट सेक्टर का रोल अगर डाउन हो जाए, तो एजुकेशन का लोड जब माँ बाप पे के सर से डाउन होता है ना, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एंजाइटी से बाहर निकलते हैं। और चाइना में आपको पता ही है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, क्योंकि वहाँ पर अभी एज जो है वो पॉपुलेशन देखा जाए, डेमोग्राफी की अगर बात करें तो एजेड लोग ज़्यादा हो गए, बच्चे कम हैं। तो वहाँ पर वो पॉपुलेशन को एक्सपेंड करने के लिए या पॉपुलेशन जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसके पीछे वजह क्या है कि पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने बच्चों के करियर को लेकर के। तो बोला एजुकेशन के बारे में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सोचा कि जी हम एजुकेशन को सस्ता कर देंगे, सरकार ही सब कुछ दे देगी, तो इससे बोले फैमिली में नंबर ऑफ बेबीज़ हैं वो बढ़ जाएगी, तो जो प्रॉब्लम चाइना अभी फेस कर रहा है वो ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, इससे क्या हो गया, एंटी एड टेक रेगुलेशंस लाए गए। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स मेनली दिए जाते हैं। तो अब बात यह है कि ये एजुकेशन के लिए कितना क्या काम करेगा वो टाइम बताएगा। बाकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी डोमिनेंस को बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होने देना चाहती। अब देखो, अब बात आ जाती है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेंस कैसे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप अगर देखी जाए तो 5 जून के टाइम पे थी लगभग 95.15 मिलियन, जो कि चाइना की टोटल पॉपुलेशन दैट इज 1.4 बिलियन है, उसका 7% ही है। अब यहाँ पर ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जो मेंबरशिप है वो ज़्यादातर चाइना की जो चाइनीज यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम है वहाँ से ही आता है, जहाँ पर उन लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे उनको एजुकेशन दी जाती है और उसी एजुकेशन के बेसिस पे फिर वो उन्हीं आइडियोलॉजीज़ को, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो बच्चे बड़े होते हैं और वो ही फिर बाद में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट में, मिलिट्री में, एजुकेशन सिस्टम में, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग सिस्टम में वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि चाइना के जो बच्चे हैं वो अगर इन एजुटेक कंपनीज में अगर पढ़ते हैं तो इन कंपनीज में तो देखो ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ाएगा और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी क्या लिबरलिज्म को प्रमोट होने देगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से अपनी पार्टी की जो मेंबरशिप है उसको स्ट्रेंथन करना, अपनी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू बनाए रखना, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बना देना, क्योंकि वहाँ पर तो देखो जी सारा काम सरकार के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर को 2 मिनट में रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए कि बोले चाइना के जो भी कदम है अभी बोले बहुत गलत है। इतने में तो जैक मा को अंडरग्राउंड कर दिया गया था, गायब हो गए थे वो कई दिनों तक, फिर री इमर्ज होकर आते हैं सरफेस पे। तो पॉइंट क्या आ जाता है, वहाँ पर चाइनीज़ पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कैसे भी करके चाइनीज़ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को कोई चैलेंज करे। तो ऐसे में अगर एजुटेक सिस्टम को अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रमोशन मिलता है तो वो तो अपने आप में सरदर्दी होगी कि नहीं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। और उसी चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, ये इन कंपनीज़ के अंदर को रेगुलेट किया जा रहा है, इनको बैन किया जा रहा है। क्योंकि छोटा बच्चा जब इन लिबरल एजुकेशन सिस्टम से अगर लर्न करेगा, प्राइवेट सेक्टर की लर्निंग में अगर चला जाएगा, तो फिर वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्या लॉयल्टी दिखाएगा।
चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अपनी एजुकेशन लेते हैं फिर उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, तो वो लोग फिर वहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट सिस्टम को ही सवाल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए ये क्रैकडाउन लगा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल देखो कि इन एजुटेक टीचिंग मॉड्यूल्स में आपने जो कुछ भी चेंजेस देखे, उसमें मेन जो मुद्दा है दैट इज कि जो बिहेवियरल सरप्लस है, एक एजुकेशनिस्ट है, देखो यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसोफर जिनका नाम है शोशाना जुबोफ, उनका ये कहना है बिहेवियरल सरप्लस। वो कैसे? मानो जैसे आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, पर आप यहाँ पर काम तो करने आए थे पढ़ने का, पर आपने यहाँ पर कमेंट भी कर दिया, आपने दूसरों के कमेंट भी देख लिए, अपना ओपिनियन दे दिया, और साथ में आपने लॉगिन जब किया आपकी मेल आईडी से, तो मेल आईडी के साथ साथ में आपने और भी इंफॉर्मेशन अपनी दे दी। तो करने तो कुछ और आए थे और करने तो एक काम आए थे, पर वहाँ पर मजबूरन, क्योंकि आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही थी ना यहाँ पर लर्निंग के लिए, तो आपने यहाँ पर अपना डेटा शेयर कर दिया, बहुत सारा अपने ओपिनियन दे दिए। अब क्या होगा कि आपका ये जो सरप्लस बिहेवियर है, बिहेवियरल सरप्लस है, इसको आप अब ये जो डेटा कंपनी है ये इसको मैनिपुलेट कर सकती है कि जी इस बंदे को किस तरीके का बिहेवियर पसंद है। जैसे कि आप देखो कि यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट आप देखते हो, तो यहाँ पर यूट्यूब आपको किस तरीके के वीडियो रिकमेंड करती है, यूपीएससी रिलेटेड वीडियोस ही रिकमेंड करती होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर जब भी आप यूट्यूब खोलते हो। सेम चीज़ फेसबुक के साथ है, सेम चीज़ इनके साथ में। तो यहाँ पर ये जो एड्यूटेक कंपनीज हैं ये इस तरीके से बिहेवियरल सरप्लस को ओवर यूटिलाइज कर लेती हैं, जो डेटा शेयर किया जाता है यूजर के द्वारा उसको यूटिलाइज कर लेती हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज को लेकर के बड़ी कंसर्न्ड है कि ये तो वाकई में चिंता की बात है कि एडटेक कंपनीज हैं, ये तो इस पोटेंशियल को बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर सकती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए। ठीक है, तो ये बिहेवियरल सरप्लस को वो कंट्रोल करना चाहती है कि वो बिहेवियरल सरप्लस जो है वो चाइना के लिए लॉयलिटी के लिए यूज हो, ना कि खुद के लिबरल सोच के लिए यूज हो। राइट। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो वहां पर बॉटम लाइन पर जाकर देखिए तो वहां पर ये रियलाइजेशन है कि इन एडटेक कंपनीज को अगर अनचेक्ड रखा, अगर ये लगातार काम ऐसे ही करती रही, तो एक दिन चाइनीज सोसाइटी है वहां पर प्राइवेट कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज करना शुरू कर देगी। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियरल सिस्टम है ना, इसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म के तौर पे ही कंटिन्यू करना चाहती है। तो इसलिए क्या कर दिया, वहां पर बैन कर दिया। पर सवाल ये आ जाता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को पब्लिक सिस्टम में आप ज़्यादा प्रमोट करो कि जी गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से प्रोवाइड करे, तो वो सोशल इनइक्वालिटी वाला सिस्टम है ना, वो तो देखो बड़ा हेल्प करता है। दूसरा, यहाँ पर रेगुलेशन में अगर कुछ और पॉइंट देखें कि 6 साल से कम के बच्चे जो हैं उन लोगों को आराम से मतलब पूरी फ्रीली एजुकेशन हो और उन लोगों के लिए ट्यूशन की टेंशन ही खत्म हो जाए, तो बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे और स्ट्रेस में और एंजाइटी में ज़िंदगी नहीं जिएंगे। इसके अलावा पेरेंट्स जो एजुकेशन को लेकर के चिंता में आते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन के चलते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस ऑफ कोचिंग क्लासेस, इनके चलते इंडिया में माँ बाप 1 या 2 बच्चों पे रुक रहे हैं। और उसके पीछे वजह क्या है कि जी हमारा एक बच्चा है, उसको ही हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे, और उसके लिए फिर वो सेविंग करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है उसी दिन से। तो ओवरऑल चीज़ क्या आ गई कि यहाँ पर कुछ प्लस भी हैं कि प्राइवेट सेक्टर आपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया, तो चाइना ने तो अपनी तरफ से ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में बनाने के लिए। पर हमारे यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर तो हम कॉरपोरेट सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। पर सवाल ही आ जाता है कि जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप देखो कितनी एग्जॉर्बिटेंट फी आपको पे करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। तो वो चीज़ें फिर बाद में डेप्रिवेशन का कारण भी बन जाएगी अगर सोशल इनइक्वालिटीज़ को हम फोकस में लेकर के चले तो, है कि नहीं। तो ऐसे में पब्लिक गुड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन और हेल्थ, इसके लिए तो सब लोगों का ही कहना है कि जी एजुकेशन और हेल्थ तो कम से कम गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखनी चाहिए। बाकी चीज़ें चाहे आप आराम से दे दो, प्राइवेटाइज करो, उनको आराम से रेगुलेट करो। तो अब चाइना का तो हाल ऐसा है कि वहाँ पर उन्होंने तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इम्पोजिशन कर दिया। पर सवाल यह है कि इंडिया में अगर इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया तो जो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है ना उसका बेस डाउन हो जाएगा। अब तो ब्यूरोक्रेट्स भी कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि केवल और केवल पैसे के बारे में बात करेंगे। जहां हम एक कंट्री वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, बोलो वहां पर वो वेलफेयरिज्म वाला आइडिया है वो खत्म हो जाएगा और केवल मार्केट या फिर कंपटीशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा।
तो देखो एक तरफ तो ड्रैगन कहाँ जा रहा है और दूसरी तरफ हम कहाँ जा रहे हैं, दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि जो आज का करंट सिनेरियो है एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है प्रताप भानु मेहता जी का, जिसमें बताया द न्यू ब्राह्मणिज्म। देखो साउथ इंडियन स्टेट्स पर्टिकुलरली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स लॉन्च की गई है, ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स को प्रोवाइड करना है। तो राइटर ये ब्राह्मण वर्ड है इसको थोड़ा सा स्ट्रेस में लेकर के बोल रहे हैं कि आपने एक कास्ट को रिकॉग्नाइज करके उसकी वेलफेयर को ध्यान में रखने की बात कर रहे हो, ये तीनों स्टेट्स। तो बोला आप जो हमारा सेक्युलर सिस्टम है एक तो उसके खिलाफ चले गए, दूसरा आपने कास्ट का नाम लिया और कास्ट का नाम पे भी आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, कंडक्ट के बेसिस पे नहीं कि कौन ब्राह्मण्स का काम कर रहा है उसको ब्राह्मण कंसिडर किया जाए, जो जन्म से ब्राह्मण है उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो बाय बर्थ आप राइट्स अवेल कराते हो और उसमें भी कास्ट बेस्ड अगर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है बोला उसका वायलेशन है। इससे यहाँ पर ये बताते हैं कि आप ये जो ब्राह्मण आइडियोलॉजी की बात करते हो या फिर जो आप कास्ट सिस्टम की बात करते हो इसमें आप प्रमोशन देते हो, तो ये तो इंडियन सोसाइटी का जो थ्रेड है उसको और ज़्यादा ब्रेक कर देगा, एक ये बताते हैं राइटर। इसके अलावा ये कहना है इनका कि जी आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर हम ये चीज़ रियल है कि ब्राह्मण्स हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि गरीबी से नीचे की ज़िंदगी जी रहा है, पर उनको आप दूसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे बेनिफिट दे दो, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जानते हो जो अपर कास्ट है उनको अवेल कराना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। पर यहाँ पर आप एक्सक्लूसिवली जाति के नाम पे करते हो तो बोलो वो मुश्किलें पैदा कर देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं राइटर। ठीक है, चाहे वो अब ये जो प्रोविज़न किए गए ना जिसमें देखो कि शादी जैसे ब्राह्मण्स शादी कर रहे हैं तो उसके लिए फैसिलिटेशन हो गया, या फिर जो कुछ भी वो आईएएस की कोचिंग करना चाहते हैं ब्राह्मण्स तो उनको फैसिलिटेट करना। तो बोले यहाँ पर ब्राह्मणिज्म को आप प्रमोट करना चाह रहे हो तो उसके पीछे आप कंडक्ट की तरफ जाओ, ना कि एक तो बर्थ की बेसिस पे। दूसरा जो नीडी लोग हैं उनको आप सपोर्ट करो। अच्छा, फिर ये आर्ग्यूमेंट आता है कि हमने यहाँ पर ब्राह्मण वर्ड क्यों यूज़ किया, ये तीनों जो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स है वो, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, वहाँ पर बैक टू बैक सभी पार्टीज प्रमोट कर रही है इस चीज़ को। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जी जब दलित्स जाति के नाम के ऊपर रिजर्वेशन ले सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं तो ब्राह्मण्स क्यों नहीं उठा सकते। तो इसमें राइटर यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी दलित जो है वो तो पास्ट में वो कम्युनिटीज हैं, वो कास्ट हैं जो कि ऑपरेशन का सामना कर रही थी, जिनके सामने बहुत सारे भेदभाव के मुद्दे आए थे, तो इसलिए उनको जाति के नाम पे दिया जा रहा है। तो ओवरऑल इनका एक ही चीज़ कहना है कि जी आप यहाँ पर जो ज़रूरतमंद है उन पर फोकस करो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट मत करो, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो ये देखो, यहाँ पर रेनफॉल इतना अच्छा है नहीं, और जून के मंथ में आपको पता ही है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर ड्राई स्पेल गया था, तो खरीफ की जो सोइंग थी, बुआई थी, वो लेट हो गई थी। ठीक है, अब आप देखते हो हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी देखा कि एग्रीकल्चर में फिर से लोग काम करने के लिए चले गए, और एग्रीकल्चर आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं। दूसरा, अभी पिछले 1-1.5 साल में की अगर बात करें ना, जब से कोविड-19 आया है, तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि पॉजिटिव डोमेन में ग्रो कर रहा है। बाकी तो नेगेटिव में थे, नेगेटिव में या फिर मॉडरेटली पॉजिटिव, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, 0 के आसपास। तो बोला एग्रीकल्चर परफॉर्म अच्छा करे तो ज़रूरी है। फिर ये द आइडिया ऑफ साउथ एशिया, इसमें बताया गया है कि साउथ एशिया से संबंधित बातें ये होती हैं कि जी 1985 में सार्क करके ग्रुप आया था, उसमें ये था कि कैसे भी करके ये जितना डिवीज़न है ना इस रीजन में, देखो वर्ल्ड के द मोस्ट डिस्टर्ब्ड रीजन्स में से एक है ये साउथ एशिया। ठीक है, जिसमें हम आते हैं, इंडिया भी आता है और बाकी सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे में बोला कि अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ और एक भी सार्क कंट्री छोड़ के पाकिस्तान को कोई भी अच्छे से आवाज़ उठाने लायक नहीं था वहाँ के लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर वहाँ पर कोई भी तरीके का सिस्टम वेरिएशन आ रहा है तो उसको रेगुलेट करने की तरफ से या फिर कोई सजेशन देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेटेड मैनर में अगर साउथ एशिया कंटिन्यू चलता रहेगा तो कैसे काम होगा।
ये एक अपॉर्चुनिटी थी। इसके पहले आपको पता है म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री ने टेक ओवर किया था रिजीम को, जुंटा रिजीम चल रहा है वहाँ पे, तो उसमें भी वहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम थी कि बोले साउथ एशियन कंट्रीज़ ने किसी ने भी अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, ना कोई वहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट है कि कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर किया जाए जिससे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वहाँ प्रमोट किया जाए। 1985 में जब सार्क आया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें ट्रेड, कल्चरल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, इन चीज़ों को प्रमोट करना मेन टारगेट हुआ करता था। पर रिजल्ट क्या है, क्या इन चीज़ों को हम अचीव कर रहे हैं? जी, सार्क खुद एक ठंडे बस्ते में पड़ा है इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1947 में जो पार्टीशन की जो दर्द है, उन दर्दों को अभी तक भी दोनों देश भुला नहीं पाए हैं। अब इसको दर्द को भुलाने के लिए सार्क में एक रेजोल्यूशन भी पारित हुआ था जिसमें यह था कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम ओवरऑल चेंज करेंगे। अब चेंज करने का मेन मुद्दा था कि पार्टीशन का जो मेन दर्द है उस दर्द को लेकर के ये पूरा जो एरिया है वो डिवाइडेड ना रहे। पर क्या आज तक एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेज आए? बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये है कि इतना डिसइंटीग्रेटेड मैनर में ये रीजन अगर चलता रहेगा तो क्या वाकई में कुछ ढंग का हो पाएगा यहाँ पर? नहीं। अगर इंटीग्रेशन होता, ये बातचीत करते, तो ना तो म्यांमार में इस तरीके से टर्मोइल आने देते और ना अफगानिस्तान में इस तरीके के टर्मोइल आने देते। अगर वहाँ की सरकार के साथ में प्रॉपर एंगेजमेंट रहता ना तो आराम से आज ये जिस तरीके से तालिबान का अभी स्टेटमेंट है फ्रंट पेज पे देखो आप, शरीयत लॉ इंप्लीमेंट करेंगे। अब शरीयत लॉ में देखो क्या क्या आता है वो जाने भगवान। अगर रेडिकलिज्म की तरफ वो चले गए, बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया मेडिवल पीरियड की, तो देखो फिर मुश्किलें हैं वहाँ के लोगों के लिए, कम से कम उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। तो ये मुद्दा है सारा। सार्क के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इतना ही था इस वीडियो में।